Good morning, everyone. So last lecture we have started discussion about extremely simple, उतना ही interesting and straightforward topic that is current electricity. और कल हमने इसका डिस्कशन शुरू किया था, तब हमने ऑब्जर्व किया कि इस टॉपिक की अपनी खुद कुछ कंसेप्चुअल डेटा है ही नहीं। जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एंड कैपेसिटर में कंसेप्चुअल पार्ट पढ़ रहे थे, वहां पे जो बेसिक फॉर्मूले इंट्रोड्यूस किए थे उनको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप में अप्लाई करके हमें नए फॉर्मूले डिराइव करने हैं। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हमने कुछ बेसिक बातें डिस्कस की थी, जिसमें सबसे पहले देखा था हमने इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? मतलब इलेक्ट्रिक करंट मतलब था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब ये चार्ज फ्लो होगा थ्रू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो कौन सा चार्ज फ्लो होगा उसके लिए हमने थोड़ा सा बेसिक मटेरियल के बारे में डिस्कस किया था। वहां पे हमें समझ में आ गया कि हर एक मैटर अगर एटम से बना है, एटम में अगर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन है तो उनको हम इजीली एटम से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए हर एक इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की प्रोसेस में जो भी इन्वॉल्वमेंट होगी वो होगी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन के सिवा दूसरा कोई वहां पे मूव हो नहीं सकता, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में छुपा हुआ है और उसको पकड़ के रखने वाला फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। उसके बाद हमने करंट को डिफाइन करके करंट का फॉर्मूला देखा था, डिनोटेड बाय आई, गिवन बाय आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी या फिर एनी अपॉन टी। उसमें हमने डिफरेंशिएशन का एंड इंटीग्रेशन का पार्ट कैसे अप्लाई होता है उसको भी इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद में हमने रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की जो कंडीशन होती है उससे इंड्यूस्ड होने वाला करंट देखा था। वहां पे हमने आई इक्वल्स टू लिया था ई अपॉन कैपिटल टी और वहां पे करंट का फॉर्मूला मिला था ईवी अपॉन 2 पाई आर, और वहां से हमने फिर प्रूव किया था आई प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगा, आई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेडियस होगा। उसके बाद में हमने कंडक्टर की प्रोसेस देखते देखते वहां पे कितना फोर्स एक्ट होगा बाय द फील्ड, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस फोर्स को एक्ट करते टाइम कितना एक्सेलरेशन होगा चार्जेस का, कितनी वेलोसिटी होगी, उसको हमने बोला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, घसरत घसरत वेलोसिटी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद में करंट डेंसिटी, देन करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। ये सारी बेसिक कंसेप्चुअल पार्ट को वहां पे अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, और उस डिस्कशन को कंप्लीट करने के बाद हमें आगे सेम पार्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने वहां पे प्रूव किया था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला होता है स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये बेसिक फॉर्मूला हमने देखा था, दैट वाज स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ, वेयर स्मॉल ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई की थी उसकी इंटेंसिटी, एम का मतलब था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टी टाउ का मतलब था रिलैक्सेशन टाइम। बट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तब हमने वहां पे देखा था कि बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो होती है V अपॉन डी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो बेसिक फॉर्मूले देखे थे उसमें 3 फॉर्मूले थे। पहले फोर्स अपॉन चार्ज जिसको हमने कल यूज किया था, उसको सिंप्लीफाई करके दूसरा बनता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वहां पे हम देखते थे दैट वाज E इक्वल्स टू V अपॉन डी। अगर E इज इक्वल्स टू V अपॉन डी को मैं अबव एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तो मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा स्मॉल e इंटू V अपॉन एम इंटू डी इंटू टाउ। बस मैंने क्या किया, जो कैपिटल E थी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उसको पोटेंशियल के टर्म में कन्वर्ट किया। क्यों कन्वर्ट किया आपको थोड़ी देर में समझ में आने वाला है। ठीक है, उसके बाद में हमने करंट का फॉर्मूला देखा था इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या था? एन ए वी डी इंटू ई, ये था। याद है सबको ये करंट का फॉर्मूला कहां से आ गया? उसके लिए हमने यहाँ पे कंडक्टर कंसिडर किया था, उसमें से फ्लो होने वाला चार्ज हमने कैलकुलेट किया था Q इक्वल्स टू कैपिटल एन इंटू ई, फिर कैपिटल एन को बोला था स्मॉल एन इंटू वी इंटू ई, फिर वी को बोला था एरिया इंटू लेंथ, फिर लेंथ को बोला था वीडी इंटू टाउ, और उस केस में क्यू को टी से डिवाइड करके टी टी कैंसिल होके फिर एक्सप्रेशन आ गया था एन ए वीडी इंटू ई। ये बन गया था हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ये कल का ही जो पार्ट पढ़ा था वही है, नया कुछ भी नहीं है। याद आ रहा है सबको? लिंक लग रही है? कम ऑन फास्ट। आकाश? यस सर। ओके, तो यहाँ पे करंट का फॉर्मूला जो है उसमें अगर मैं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मुझे ये इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा I इज इक्वल्स टू एन इंटू ए इंटू ई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कौन है? E इंटू वी
डिवाइडेड बाय m इंटू डिस्टेंस इंटू टाउ, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। अब इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे I इक्वल्स टू बनता है स्मॉल n इंटू a इंटू ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इंटू डी इंटू टाउ। ये एक ब्रैकेट में अगर लेंगे तो इंटू क्या बचा, v बचा। मैंने क्या किया, बस e इंटू ई को ई स्क्वायर लिखा, ये md जो था इसके साथ ले लिया और v को बस बाहर लिखा है, बाकी कोई भी एक्स्ट्रा की टर्म मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं की है। अब यहाँ पे अगर हम ये v को इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा I अपॉन v, और ये I अपॉन v बनेगा n a e का स्क्वायर इंटू टाउ डिवाइडेड बाय m इंटू डी। अब ये I अपॉन v मतलब क्या है, करंट अपॉन पोटेंशियल है। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा, उल्टा करूंगा दोनों साइड में, तो ये बनेगा v अपॉन I, और इधर रेसिप्रोकल लिया मतलब इधर भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा मास इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय n इंटू a इंटू ई स्क्वायर इंटू टाउ। चलो है क्लियर यहां तक सबको? क्लियर है क्या, बोलो? यस सर। ठीक है, तो ये अगर क्लियर है आपको तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे m का मतलब क्या है, व्हाट इज m? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कांस्टेंट है। d मतलब डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं वो भी कांस्टेंट है। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी कांस्टेंट है। a का मतलब एरिया, दैट इज आल्सो कांस्टेंट। e का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो भी कांस्टेंट है फॉर गिवन मटेरियल एट गिवन टेम्परेचर। टाउ यानी वहां पे का रिलैक्सेशन टाइम, ये भी कांस्टेंट रहेगा। यानी इस साइड में जो पूरा ब्रैकेट आपको दिख रहा है वो बनेगा कांस्टेंट, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि v अपॉन I ये होता है कांस्टेंट। अगर ये v अपॉन I कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट इंटू आर, सॉरी कांस्टेंट इंटू I, एंड यहाँ पे अगर मैं इक्वल टू एंड कांस्टेंट को रिप्लेस करूंगा तो मुझे एक्सप्रेशन मिल जाएगा v प्रोपोर्शनल टू I, एंड दैट इज नथिंग बट द, क्या होता है, नथिंग बट v प्रोपोर्शनल टू I है क्या, याद करो। पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब क्या है, नहीं याद आ रहा है? ओम्स लॉ है ना बेटा वो, यस ओम्स लॉ। मतलब जो आप ओम्स लॉ पढ़ते हैं एक स्टेटमेंट में, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम। फिजिकल स्टेट मतलब क्या, लेंथ, मास, टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन इस ब्रैकेट में कांस्टेंट है, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ कंडक्टर। वो वैसे आता नहीं है, उसका हिस्टोरिकल मतलब बैकग्राउंड ये है। इस तरह से सिंप्लीफिकेशन करके एक्चुअल में हमें ओम्स लॉ मिलता है। आप एक स्टेटमेंट में v प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं, वैसे ओम्स लॉ नहीं आता है। ओम्स लॉ ये सारी स्टेप्स को अप्लाई करके डिराइव हो जाता है क्लियर? क्लियर है क्या, यस और नो? तो ये बन गया ओम्स लॉ। अब यहाँ पे ओम्स लॉ को हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे सेम पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो यहाँ पे जो ओम्स लॉ हमें मिला है उसका एक बार स्टेटमेंट यहाँ पे लिख के देते हैं। क्या होगा, v प्रोपोर्शनल टू I के ऊपर से हम लिख सकते हैं कि इफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर remains same, if physical state of the conductor remains same, then current flowing through conductor is directly proportional to the potential difference applied across it। ठीक है, ये बनता है आपका ओम्स लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दैट इज v प्रोपोर्शनल टू बनेगा I, और यहाँ पे v बनेगा इक्वल्स टू I इंटू R, वेयर R का मतलब क्या होगा,
व्हाट इज आर? आर बनेगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनिटी। यहाँ पे जो अपन कांस्टेंट कांस्टेंट लिख रहे थे उस कांस्टेंट को ओहम ने आर बोला था, एंड इस आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। इस आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। इस आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, यानी V इज इक्वल्स टू आई आर। ये टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ हमने यहाँ पे डिराइव किया है, ठीक है। तो अभी देखो V इक्वल्स टू आई इंटू आर में आर हमें मिल गया जिसको अपन रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय रेजिस्टेंस? क्या होता है रेजिस्टेंस? कम ऑन फास्ट, मालूम है किसी को? है क्या ये रेजिस्टेंस? अब बोर्ड पे एकदम 100% कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान दो। रेजिस्टेंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली रेजिस्टेंस मतलब होता है टेंडेंसी टू अपोज, टेंडेंसी टू अपोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टेंडेंसी टू अपोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने वाला है थ्रू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, उसको अपोज करने वाली ये टेंडेंसी है, प्रॉपर्टी है। जैसे मास एक टेंडेंसी थी जिसका काम था ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करना, जैसे चार्ज एक टेंडेंसी थी जिसका काम था इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना, वैसे रेजिस्टेंस एक टेंडेंसी है जिसका काम है सिर्फ अपोज करना, सिर्फ अपोज करना। किसको अपोज करना? जो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर से फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट है, उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करना है। क्लियर? तो मुझे यहां पे बोलो कि ये जो टेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस है वो एक्चुअल में प्रोवाइड कौन करता है? ये जो रेजिस्टेंस है हम यहाँ पे आगे लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आर, इट इज गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ये बेसिक फॉर्मूला उसका, जिसका SI यूनिट बनेगा वोल्ट पर एम्पियर, एंड इसी वोल्ट पर एम्पियर को हम ओहम ऐसे बोलते हैं, जो सिंबॉलिकली इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गया ओहम्स लॉ, और वहां से हमने डिराइव किया एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो हमें ये तो मालूम हो गया कि रेजिस्टेंस का काम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करना। अब अगर थोड़ा सा कंसेप्चुअली इसके ऊपर फोकस करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करना मतलब प्रैक्टिकली किसको अपोज करना? देखो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है थ्रू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, यानी क्या होता है कि कंडक्टर के सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन की मोशन मतलब हम इलेक्ट्रिक करंट कंसीडर करते हैं। यानी कि ये रेजिस्टेंस की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगी। इसका मतलब ये किसको अपोज करेगी? जो भी कंडक्टर के सरफेस के ऊपर से मूव होने वाले, ट्रैवल करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अपोज करेगी। अब ये इलेक्ट्रॉन को अपोज करने के लिए वहां पे रेजिस्टेंस है हर एक कंडक्टर में, ये तो हमने एज्यूम किया। तो इससे रिलेटेड मेरा आगे का एक क्वेश्चन है कि बेसिकली हमें मालूम है कि जब भी करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो कराने के लिए वहां पे रिस्पॉन्सिबल कुछ पार्टिकल्स है जो एक्चुअल में नेचुरली ऑकरिंग है, अवेलेबल होते हैं, और उनके वजह से, उनके फ्लो होने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उसी तरह से ये जो रेजिस्टेंस है जिसका काम है इलेक्ट्रॉन की मोशन को अपोज करना, ये करता कौन है? यस, एनी आइडिया अबाउट इट? कौन करता है? चलो चलो, कम ऑन फास्ट। देविका, जानवी, शुभमकर, नो वन? अब बोर्ड पे ध्यान दो। बेसिकली क्या होता है, देखो कि हमें मालूम है कि जब भी करंट फ्लो होने वाला है थ्रू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इसका मतलब इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ट्रैवल करने वाले हैं फ्रॉम एक टर्मिनल टू दूसरा टर्मिनल। अब ये इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर के सरफेस के ऊपर से ट्रैवल करेंगे तो वहां पे कंडक्टर के सरफेस के ऊपर, कंडक्टर जिस एटम से बना है वो सारे एटम्स क्राउड करके आगे इसके पाथ में रहने वाले हैं।
हम अगर इसका स्ट्रक्चर एकदम थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाई करके अगर देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा एंड न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाले ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एंड ए से एंड बी तक जाने वाले हैं, जिनकी वजह से कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के साथ में कुछ भी रिलेशन नहीं है, वो फ्री है, मोकाटे पहले से। और वो क्या करने वाले हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ए से लेके ये बी एंड तक वो ट्रैवल करने वाले हैं। और इनकी ट्रैवलिंग की वजह से, इनकी मोशन की वजह से कंडक्टर के सरफेस के ऊपर करंट फ्लो होने वाला है। ये हमारा एजम्पशन है, ये हमारा कंसिडरेशन है एंड यही प्रैक्टिकल केस है। तो अब होता क्या है, देखो जैसे कि मैं यहाँ पे 3 + 3 + 3 + 2 यानी 11 इलेक्ट्रॉन है जो एंड ए से एंड बी तक ट्रैवल करने वाले थे। अब इलेक्ट्रिक करंट के नंबर अगर मालूम है तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय NE/T है। E/T अगर कांस्टेंट है तो करंट प्रोपोर्शनल टू N बनता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कम होंगे, कौन से, ट्रैवल करने वाले, मूव करने वाले, उनके नंबर अगर कम हो जाएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है क्लियर? यस सर। तो यहां पे देखो कंडीशन क्या है कि बेसिकली ये सारे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एंड ए टू एंड बी ट्रैवल करेंगे, लेकिन ट्रैवल करते टाइम होता क्या है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन जा रहा था और ये रिवॉल्व करने वाला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते टाइम इसके एग्जैक्टली सामने आ गया। अब ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ ये केस हो जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन के सामने ये वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा था, इसके सामने यहाँ पे जाके ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ऐसे 3 हम स्टैंडर्ड केस कंसीडर कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एंड ए से एंड बी तक ट्रैवल करने वाले थे, उनके ट्रैवल करते टाइम उनका जो स्ट्रेट लाइन पाथ था या फिर जो भी पाथ था, उस पाथ के एग्जैक्टली सामने ये एटम के रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन आ गए। अब होगा क्या, देखो ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, दे आर न्यूक्लियर पावर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए उनकी वैल्यू, उनकी एनर्जी, उनका एग्जिस्टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उससे होता क्या है, देखो ये आने वाला भी इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व करने वाला भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों अगर इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के ऊपर का चार्ज भी लाइक होगा, सेम होगा, निगेटिव होगा, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड उस रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन की मोशन को अपोज करेगा एंड इसको यहीं पे रोक देगा। वही केस इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी होगी, ये आने के बाद इसको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, यहाँ पे आने के बाद इसको रोकना पड़ेगा। यानी हुआ क्या, देखो टोटल जाने वाले थे 11 इलेक्ट्रॉन, उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन को इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ने रोक लिया, मतलब जाने वाले इलेक्ट्रॉन कितने बन गए, 8 बन गए। यानी इलेक्ट्रॉन जो एंड ए से एंड बी तक ट्रैवल कर रहे थे उनके नंबर कम हो गए अकॉर्डिंग टू I प्रोपोर्शनल टू N। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं इसका मतलब जो करंट फ्लो होने वाला था वो भी क्या होगा, करंट जो फ्लो होने वाला था वो भी कम हो जाएगा एंड करंट कम हो गया यानी करंट को अपोज आ गया। इसका मतलब यहां पे क्या है, रेजिस्टेंस है। यानी ये जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे थे कि रेजिस्टेंस इज ए टेंडेंसी, उसको प्रोवाइड करा किसने, कौन प्रोवाइड कर रहा है रेजिस्टेंस की टेंडेंसी, वो प्रोवाइड करने वाले भी इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो करने के लिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल थे उनकी मोशन को अपोज कर रहे थे। आ रहा है दिमाग में कुछ? Yes or no? ठीक है, I will mute all of you and I will provide you the recorded lectures only now onward। वैसे भी लाइव लेक्चर करके तुम्हारा कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। चलो तो ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं, नाउ ऑनवर्ड यू विल रिसीव रिकॉर्डेड लेक्चर। चलो ध्यान दो आप बोर्ड पे। तो बेसिकली ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी एंड जब ये इलेक्ट्रॉन ए से लेके बी तक ट्रैवल करेंगे उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज किया जा रहा है एंड बिकॉज ऑफ दिस अपोज इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो गए मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कम हो गया यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑकर हो गया और वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया था बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टी और टेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय revolving electron
और वाइब्रेटिंग एटम। अब ये वाइब्रेटिंग एटम ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कैसे अपोज करते हैं ये तो समझ में आ गया। अब आगे अगर जाएंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि प्रैक्टिकल केस होती क्या है। देखो बेसिकली क्या होगा कि ये सारे रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन आके इसके ऊपर कोलाइड होने वाला था, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन ने, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ने, ये मूव होने वाले इलेक्ट्रॉन की मोशन को अपोज कर दिया और उसको यहीं पे रोक लिया। अब इसको यहाँ पे रोकने की वजह से होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से, इतनी भारी मोशन में ये ट्रैवल कर रहा था, उसकी मोशन को यहाँ पे इंस्टेंटली सडनली स्टॉप कर दिया। अब वो मोशन में था मतलब उसके पास थी काइनेटिक एनर्जी। अब उसको अगर रोक दिया गया मतलब क्या हो गया, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो। और हमें मालूम है कि एनर्जी जो है वो क्रिएट भी नहीं होती है, डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है, इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जो ट्रैवलिंग इलेक्ट्रॉन को हमने रोक दिया था, उसकी जो टोटल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो क्या करता है, इस काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी के फॉर्म में छोड़ देता है, लिबरेट कर देता है। यानी क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करने वाले थे फ्रॉम ए टू बी, उनके ट्रैवलिंग को अपोज किया गया। अपोज की वजह से क्या होगा कि जो हाई स्पीड में आने वाले इलेक्ट्रॉन थे उनकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में। अब हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने की वजह से क्या होता है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कोई भी डिवाइस है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर वर्क करता है, व्हेनेवर अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट्स सरफेस, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। फिर अगर हम मोबाइल को कंटिन्यूसली इंटरनेट यूज करेंगे तो भी वो गर्म होता है, चार्ज को लगाएंगे तो भी गर्म होता है, लैपटॉप है वो भी केस है, फैन है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, या फिर कोई भी कंडक्टिंग वायर है, अगर उसका टेम्परेचर हम मॉनिटर करेंगे, उसको अगर मेजर करेंगे टाइम टू टाइम, तो जैसे करंट वहां पे फ्लो होता है उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये इलेक्ट्रॉन की मोशन को होने वाला अपोज है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मोशन को होने वाले अपोज की वजह से ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी एनर्जी लिबरेट कर देते, छोड़ देते। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि करंट फ्लो होते टाइम कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, वो मोशन वाले इलेक्ट्रॉन को अपोज करते हैं, जिसको अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं। एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, ये कंडक्टिंग सरफेस का या फिर कंडक्टर का हर बार टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब ये टेम्परेचर इंक्रीज होने से होगा क्या, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। देखो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या होगा, अब यहां पे हमने देखा कि ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था, इसने टोटल काइनेटिक एनर्जी को छोड़ दिया, लिबरेट कर दिया हीट के फॉर्म में। तो ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसी हीट को गेन करता है। ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसी हीट को गेन करता है। एंड कल के लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का माइंडसेट क्या होता है। इस इलेक्ट्रॉन का माइंडसेट ये होता है कि इनको न्यूक्लियस के सराउंडिंग में चक्कर लगाने के लिए, चक्कर मारने के लिए, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन वेट करते हैं कि कहीं से अगर एनर्जी मिल गई तो हम भी फ्री हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो हीट एनर्जी लिबरेट हुई थी, उस हीट एनर्जी को ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और उस हीट एनर्जी को गेन करने के बाद ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी पोजीशन के ऊपर, अपने पोजीशन के अलोंग जंप करता है। लेकिन जंप करके अगर वो फ्री नहीं हो गया तो उसको फिर से अपनी स्टेट में वापस आना पड़ता है, फिर से वो एनर्जी गेन करता है, फिर से जंप करता है, लेकिन फ्री नहीं हुआ तो फिर से वापस आना पड़ता है। इसका मतलब ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन था उसको यहाँ पे जो हीट एनर्जी मिल गई, बाय वर्च्यू ऑफ दैट हीट एनर्जी इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग अबाउट इट्स पोजीशन। वो क्या करता है, अपने पोजीशन के अबाउट वाइब्रेशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। अब इस वाइब्रेशन परफॉर्म करने से क्या होगा, देखो अब ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को अपोज कर रहा था, रिपेल कर रहा था, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वाइब्रेशन परफॉर्म करने लगा, इसका मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन का जो मतलब पाथ है वो इतना बड़ा हो गया। यानी कि क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो सिर्फ एक ट्रैवल करने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन को अपोज करने वाला था, अभी इस वाइब्रेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को भी अपोज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को भी अपोज करेगा। सेम केस इसके साथ में होगी, यानी अभी एक इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा था, बाद में क्या होगा, तीन तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपोज किए जाएंगे। सेम केस इसके साथ होगी, एक इलेक्ट्रॉन को अपोज हो रहा था, अभी तीन तीन इलेक्ट्रॉन को अपोज होगा, बाकी पूरी प्रोसेस फिर से रिपीट।
अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुक गए, तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुक गए, यानी क्या होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन रुकने की वजह से वो खुद की काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट करता था, यहाँ पे तीन तीन इलेक्ट्रॉन रुक गए तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हीट में लिबरेट होगी। अब ये काइनेटिक एनर्जी हीट में लिबरेट होने से क्या होगा, कंडक्टर और गर्म हो जाएगा और जो भी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वर्क कर रहा है उसका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगी, इलेक्ट्रॉन के नंबर और कम हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पे इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा था वो कम हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट कम हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट का अपोज बढ़ गया, इलेक्ट्रिक करंट का अपोज बढ़ गया इसका मतलब कौन बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। यानी यहाँ पे प्रैक्टिकल कंडीशन को समझो, ओहम ने बोला था कि कोई भी कंडक्टर है उसकी अगर फिजिकल स्टेट यानी उसका मटेरियल, उसका मास, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन एंड एक्सटर्नल टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखेंगे तो V प्रोपोर्शनल टू I होता है। लेकिन यहाँ पे हमने कोई भी टेम्परेचर एक्सटर्नली चेंज नहीं किया है, ये कंडक्टर के अपने आप इंटरनल होने वाली प्रोसेस है जिसको ओहम ने कंसीडर नहीं किया था। इसके बाद में मैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में यही पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए उसको याद करना है, आपको लिंक लगाना है कि यहाँ पे हमने एक्सटर्नली इसका टेम्परेचर कांस्टेंट यूनिफॉर्म मेंटेन किया था, लेकिन यहाँ पे इंटरनली जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इस तरह के इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से वो कंसीडरेशन ओम ने नहीं किया था, ये लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ है। ठीक है, आगे मैं लिख के देता हूं, तब तक इसको बस रिलेट करने के लिए याद करो। तो अब हुआ क्या, देखो फिर से ये तीन इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई तो इसको मिल गई, इसका वाइब्रेशन और बढ़ गया, इसका वाइब्रेशन और बढ़ गया, इसका वाइब्रेशन और बढ़ गया। पहले तीन तीन इलेक्ट्रॉन को अपोज करते थे, अभी पांच पांच इलेक्ट्रॉन को अपोज करेंगे। पांच इलेक्ट्रॉन अगर रुक गए तो उनकी काइनेटिक एनर्जी फिर से हीट में कन्वर्ट होगी, यानी कंडक्टर के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो और बढ़ेगा और ये प्रोसेस चलती रहेगी। एंड एक कंडीशन के, सर्टेन कंडीशन के बियॉन्ड हम कितना भी पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो वहां पे करंट बढ़ेगा नहीं, पोटेंशियल बढ़ाएंगे लेकिन करंट बढ़ेगा ही नहीं बिकॉज ऑफ दिस फेनोमिनन। यानी कि ये था एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस ये टेंडेंसी प्रोवाइड कौन करता है और वो कैसे एक्ट होती है, ये सारा पार्ट हमने यहाँ पे देख लिया था। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आएगा ओम्स लॉ से रिलेटेड, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ के लिमिटेशंस देखने, लिमिटेशन मतलब ड्रॉबैक, उसके क्या डीमेरिट्स है। सबसे पहले इट इज एप्लीकेबल फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स ओनली। ये इंसुलेटर्स को या फिर सेमीकंडक्टर्स को एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वहां पे करंट फ्लो ही नहीं होता है, अगर फ्लो हो गया तो वो पोटेंशियल के साथ वैरी नहीं करता है, यानी इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स। एंड दूसरा लिमिटेशन जो हमने अभी डिस्कस किया था उसको अगर मैं ग्राफिकली प्लॉट करूंगा तो ओहम ने क्या बोला था कि बेसिकली हम अगर V को अप्लाई करेंगे पोटेंशियल को, उसके साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जाएगा। और ओम ने बोला था कि ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में बढ़ता जाता है, पोटेंशियल बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल और बढ़ाओ करंट और बढ़ेगा, पोटेंशियल को बढ़ाते जाओ करंट बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मैकेनिज्म हमने एक्सप्लेन किया है वहां पे हमें समझ में आ गया है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर हम कांस्टेंट मेंटेन रखने के बाद भी इस जो मैकेनिज्म में होने वाला इलेक्ट्रॉन को अपोज है उससे जो हीट जनरेट होती है, उससे जो टेम्परेचर बढ़ता है, उस टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, उस टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और उसके वजह से ये जो ओम्स लॉ है एक पर्टिकुलर मिनिमम कंडीशन होती है, पॉइंट P मैंने यहाँ पे लिखा है, वहां तक ही एप्लीकेबल है। तो इसके बियॉन्ड ओम को लगता था कि ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली वैसे होता नहीं है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के बाद यहाँ पे करंट कोई बढ़ेगा नहीं और
पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, करंट की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी नहीं और स्लाइटली जो है वो पोटेंशियल एक्सिस की टुवर्ड्स ये ग्राफ बेंड करेगा। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था। तो ये बन गया ओम्स लॉ का लिमिटेशन। ओम ने ये ग्राफ का स्ट्रक्चर बोला था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें ये ग्राफ मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, इस रिलेटेड कोई भी एक्सप्लेनेशन जॉर्ज साइमन ओम के पास नहीं था, इसलिए ये ओम्स लॉ का बन गया लिमिटेशन। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ओम्स लॉ हो गया, ओम्स लॉ का लिमिटेशन हो गया। एंड इस सारे डिस्कशन में हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मिल गया कि जो रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस और बढ़ेगा, टेम्परेचर और बढ़ेगा रेजिस्टेंस बहुत बढ़ेगा। ऐसा क्यों, वो इस मैकेनिज्म में मैंने एक्सप्लेन किया है। आगे इस रिलेटेड कोई भी मतलब आपको डाउट्स नहीं चाहिए कि रेजिस्टेंस जो है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ने से मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंड फ्री इलेक्ट्रॉन की मोशन का, वो वहां पे एप्लीकेबल है। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे हमने देखा कि बेसिकली अगर गिवन मटेरियल कांस्टेंट है, इसकी फिजिकल स्टेट कांस्टेंट है, तो वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के साथ में वैरी होता है। लेकिन अगर मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर अगर हमें यहाँ पे देखना है तो हम क्या करते हैं, वहां पे और एक कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट इज रेजिस्टिविटी। और ये रेजिस्टिविटी होती है सिग्मा, दैट इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। ठीक है, यानी कि बेसिकली जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी रेजिस्टेंस ऑफ किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का लेंथ बढ़ने से बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से कम होगा। इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम लेके आएंगे तो वो बनेगा सिग्मा, यानी आर बनेगा रो इंटू एल अपॉन ए। यानी कि यहाँ पे हमें रेजिस्टिविटी मिलती है रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। अब ये नोटेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया। रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट बनेगा ओहम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, यानी ओहम इंटू मीटर। अब इसके डायमेंशंस क्या होंगे बोलो, देखो V बाय I है, V के डायमेंशंस होते हैं L2 M1 T माइनस 3 I माइनस 1, ये I प्लस 1 ऊपर आके I माइनस 1, यानी ये बनेगा L3 M1 T माइनस 3 I माइनस 2। ठीक है, तो ये बन गए डायमेंशंस फॉर रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी तो हमने देख लिए, और इससे पैरेलल में और कुछ कांस्टेंट आते हैं जो इतने कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें पहले आएगा कंडक्टेंस। अब ये कंडक्टेंस का नोटेशन होगा G, और ये कंडक्टेंस का मतलब होगा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस is called as conductance denoted by G, given by G is equals to 1 upon R। ठीक है, कंडक्टेंस के रेसिप्रोकल को रेजिस्टेंस बोलते हैं, या फिर रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को ही कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसका एसआई यूनिट होता है पर ओहम, 1 अपॉन ओहम, और उसको हम बोलते हैं एज ए सीमेंस। उसी तरह से जो रेजिस्टिविटी है उसके पैरेलल में एक टर्म आती है, दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, एंड ये कंडक्टिविटी होगी डिनोटेड बाय सिग्मा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो सिग्मा का मतलब हुआ करता था, क्या हुआ करता था, सिग्मा का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो यहां पे क्या बन गई, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहां पे कंडक्टिविटी मतलब फिर से वही होगी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय सिग्मा। इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, बस रो को उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इसका एसआई यूनिट होगा सीमेंस। यहाँ पे क्या है, ओम इंटू मीटर, तो ओम का बनेगा
पर ओहम पर मीटर, यानी ये बनेगा सीमेंस पर मीटर। ठीक है, तो ये हो गया एसआई यूनिट फॉर आपकी कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, एक दूसरे के रिलेटेड कांस्टेंट है। ठीक है, और इसके डायमेंशंस के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, बस इसके डायमेंशन जो है उनको उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गए इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट जो हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड वेरियस पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए आगे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। अब इससे रिलेटेड बस एक लास्ट कांस्टेंट बचा है, दैट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी, अब ये मोबिलिटी मतलब क्या होता है, देखो बेसिकली ये मोबिलिटी जो है इट इज डिनोटेड बाय म्यू होगा। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। तो यहाँ पे अगर थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करेंगे तो ये वीडी बनेगा स्मॉल ई इंटू टाउ डिवाइडेड बाय एम इंटू ई। अब ये जो ब्रैकेट है अगेन ये कांस्टेंट होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, एंड यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये भी होगा। हम यहाँ पे और एक इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोला जाता है मोबिलिटी, यानी मोबिलिटी का नोटेशन होगा म्यू, मोबिलिटी का फॉर्मूला होगा म्यू इज इक्वल्स टू वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, चलो तो मोबिलिटी के लिए यूनिट्स एंड डायमेंशंस क्या होंगे वो आपको खुद से डिराइव करने हैं। तो बेसिकली जो बेसिक पार्ट था एकदम करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ये सारे कांस्टेंट के इंट्रोडक्शन से यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी एक्चुअल जो कंसेप्चुअल पार्ट है रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी वो हमें डिस्कस करना स्टार्ट करना है, जिसमें हमें टाइप्स ऑफ मटेरियल, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, देन टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, देन रेजिस्टर, टाइप्स ऑफ रेजिस्टर एंड सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर का जो पार्ट है वो हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी सब लोग मॉड्यूल में कंसेप्ट एप्लीकेशन 3 तक, उससे पहले सॉल्व एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन 3 पूरा, बस वहां पे रेजिस्टर की जो कार्बन कोडिंग है उसको छोड़ के जो भी रिमेनिंग एग्जांपल्स होंगे वो आज की डेट में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर एट सेम टाइम। थैंक यू।